हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। पॉलिटी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसी बॉडीज जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हों, यानी कि उनसे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, तभी हम उसको कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही उसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडीज जिनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं इनके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इनके भी दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्टैचुरी बॉडीज। स्टैचुरी बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडीज या फिर ऐसे निकाय जिनको कि किसी लॉ के द्वारा बनाया गया हो, किसी कानून के द्वारा बनाया गया हो। और इसके अलावा इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नॉन स्टैचुरी बॉडीज, यानी कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो हैं लेकिन इनको किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है, तो उसको कह दिया जाता है नॉन स्टैचुरी बॉडीज। तो ये इनमें डिफरेंस होता है जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होंगी उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन होंगे, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल्स नहीं होते। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड हैं। इसके बाद एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 324 में। इसके बाद यहाँ पे है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए आर्टिकल दिया गया है 243 के। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। इसके लिए आर्टिकल है 315 से लेके 323 तक के। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 280 और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्यों के लिए भी जो वित्त आयोग होते हैं इनके लिए भी आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है 243I। अगला यहाँ पे है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल। इसके लिए आर्टिकल है 279A। ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो तीनों एक साथ लिखे हुए हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट, इनके लिए आर्टिकल है 338। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें तो इनके लिए आर्टिकल है 338A, जो कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है NCBC, इनके लिए आर्टिकल है 338B। इसके बाद आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इनके लिए आर्टिकल है 350B। ये वाला भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि कैग कहते हैं, और इनका आर्टिकल होता है 148। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है। अगला यहाँ पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके लिए है आर्टिकल 76। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए है आर्टिकल 165, और इंटर स्टेट काउंसिल आता है आर्टिकल 263 में। तो ये जो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनमें आपको याद रखना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT है, इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, RBI, SBI। अब ये जो RBI है, SBI है, ये सब लॉ के द्वारा बनाए गए थे, तो ये स्टैचुरी बॉडीज होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यानी कि CBI है यहाँ पे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है यानी कि CVC। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA, जिसको कि 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आते हैं। ये जो नॉन स्टैचुरी बॉडीज होती हैं इनको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनके डिफरेंस का टेंशन नहीं लेना है।
आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और अगर आर्टिकल नहीं दिया हुआ है तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी। यहाँ पे मैंने ये इमेज के फॉर्म में लिया है ताकि आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, तो आपको रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए फिर सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं इसके कंपोजिशन पर। कंपोजिशन का मतलब होता है इनका संगठन, यानी कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये इनका कंपोजिशन होता है, यानी टोटल यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था तो वो सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, यानी उसमें केवल एक ही लोग रहते थे, लेकिन बाद में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पे बढ़ा दिया गया और ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस ईयर में ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की, यानी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा। तो इनको अपॉइंट करने का काम किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं। अब ये जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वो किसी की रिकमेंडेशन पे करते हैं। अब किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे, तो एक यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, वही रिकमेंड करते हैं। अब ये 3 मेंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा। तो ये 3 मेंबर होते हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी के पार्ट होते हैं, और इन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, केवल आपसे इतना पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही वो अपॉइंट किए जाते हैं। अभी यहाँ पे हम जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे तो वहाँ पे ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये अपॉइंट हो जाते हैं, तो इनका टेन्योर कितना होगा, यानी कार्यकाल कितने टाइम तक का होगा। तो 6 इयर्स का होगा कार्यकाल, या फिर 65 इयर्स के जब ये हो जाएंगे, यानी इनका एज 65 इयर्स हो जाएगा, इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा उतने टाइम पीरियड के लिए ही इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिमूवल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो उसी तरीके से रिमूव किए जाते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, ये सारी चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह ही उनको भी रिमूव किया जाता है, लेकिन ये जो 2 अदर यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अगर रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे रिमूव किए जाएंगे। अगर इनको रिजाइन करना है तो ये रिजाइन किसको करेंगे, तो जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है उन्हीं को ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को ये रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट, यानी कि जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो क्या इनको अपॉइंट किया जा सकता है फिर से, तो यहाँ पे आंसर है यस, इनको फिर से अपॉइंट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं एंड पावर्स क्या होते हैं, तो इनकी ड्यूटी यही है कि ये हमारा जो इलेक्शन होता है ना पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये जो इम्पोर्टेंट इलेक्शंस होते हैं ऑल ओवर द कंट्री ये इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। इसके बाद आपको आर्टिकल्स भी देखना है क्योंकि आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आता है आर्टिकल 324। यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो इलेक्शंस होंगे इम्पोर्टेंट वो कराएंगे। अब किसके किसके इलेक्शन ये कराएंगे, तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, ये भी यही करवाते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 325। इसमें लिखा हुआ है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल रोल में शामिल करने से।
इसके अलावा कोई भी पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा रिलीजन अलग है, रेस अलग है या कास्ट अलग है, तो मुझे स्पेशल इलेक्टोरल रोल में शामिल करिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 326। इसमें कहा गया है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफराज। इसका मतलब ये है कि लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन हो, वो होगा एडल्ट सफराज पर। इसका मतलब होता है कि 18 ईयर्स से ज़्यादा एज के जो भी होंगे वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालने जाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 326। इसमें कहा गया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स, यानी कि लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी लॉ बनाना है इलेक्शन से रिलेटेड तो पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 328। यहाँ पे बताया गया है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर के इलेक्शन के रिस्पेक्ट में इनके पास भी पावर है थोड़ी सी कुछ लॉ बनाने का। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 329। इसमें कहा गया है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट के द्वारा इंटरफियर नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब अगर हम बात करें कि आर्टिकल में इनके बारे में कहा दिया हुआ है, तो आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक का जो आर्टिकल है उसमें यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। यूपीएससी जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आता है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इनका संगठन क्या होता है, तो यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं, इसके अलावा अदर मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे चेयरमैन तो एक ही होंगे, वो तो हर जगह होता है कि चेयरमैन एक होंगे, लेकिन अदर मेंबर्स कितने होंगे ये डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अदर मेंबर का जो स्ट्रेंथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अपॉइंटमेंट अगर आपसे पूछा जाए कौन करेंगे, तो इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें टेन्योर की, यानी इनका कार्यकाल कितना होगा, तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है रिमूवल। इनका रिमूवल कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको रिमूव करेंगे। और किस ग्राउंड पे रिमूव करेंगे, तो ग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा मिसबिहेवियर। अगर इन पे मिसबिहेवियर के चार्जेस लगे हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस मैटर को रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंक्वायरी करेगा, फिर उसके बाद ये रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, तब जाके इनको हटाया जा सकता है। रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें कि ये रिजाइन किसको करेंगे, तो जिन्होंने अपॉइंट किया है उसी को ये रेजिग्नेशन लेटर देंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लिख करके रिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर एक बार इनका टेन्योर खत्म हो गया तो क्या इनको अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना है अच्छे तरीके से कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं ये फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें, यानी यूपीएससी में चेयरमैन के अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट किया जा सकता है या फिर यूपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो वो अदर मेंबर्स थे ना, और अगर उनको बढ़ाना है, आगे उनको अपॉइंट करना है, तो यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में उनको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन चेयरमैन को नहीं अपॉइंट किया जा सकता। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द चेयरमैन और ए मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म, यानी अगर इनका एक टर्म पूरा हो गया है तो दोबारा इनको सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इनकी ड्यूटीज एंड पावर क्या है, तो इनकी ड्यूटीज एंड पावर तो सभी लोगों को पता होंगी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है बहुत सारे, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम ये कराते हैं। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, तो ये सारे एग्जाम इनके द्वारा कराए जाते हैं। इनके भी आपको आर्टिकल्स देखने हैं अलग से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 315। यहाँ पे बताया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, यानी स्टेट्स के लिए कोई अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, वो इसी आर्टिकल में आता है। इसके बाद आर्टिकल 316 है, तो यहाँ पे बताया गया है इनके मेंबर्स को अपॉइंट कैसे किया जाएगा और उनका टेन्योर यानी कि टर्म कितना होगा।
इसके अगले वाले आर्टिकल में इनको बताया गया है कि अगर इनको रिमूव करना है या फिर सस्पेंड करना है तो कैसे किया जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अगर जेपीएससी को बनाना है यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। अगर इसको अलग से बनाया जाएगा तो वो स्टैचुरी बॉडी होगा और उसको बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। वो लॉ पास करके जेपीएससी बना सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 318। यहाँ पे दिया गया है पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। यानी कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं, स्टाफ जो कमीशन है वहाँ पर, उनके कंडीशन, ऑफिस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको बनाने का पावर किसके पास होगा। तो अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई चीज़ बनाना है तो ये बनाएंगे प्रेसिडेंट, यानी इनके मेंबर से रिलेटेड कोई चीज़ बनाना है तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। इसके अलावा अगर जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा तो इनके मेंबर या स्टाफ से रिलेटेड जो भी वर्क कंडीशन होगी, इनसे रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो भी प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है अगर, तो इनके जो मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे तो इनके जो वर्क का कंडीशन होगा, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो बनाए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 में ये दिया गया है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं वो कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 320। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इनका फंक्शन क्या है, तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाना इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, जैसे सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ एसी, एनडीए, तो ये सारे एग्जाम इनके द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आर्टिकल 321 है, यहाँ पे दिया गया है पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कल को अगर पार्लियामेंट को लगता है कि इनको और भी कुछ फंक्शंस कराए जाने चाहिए, इनसे और भी काम करवाया जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि इनके फंक्शंस को ये एक्सटेंड कर सकती हैं। आर्टिकल 322 में दिया गया है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, इनके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो कहाँ से आएंगे। तो अगर यहाँ पे बात यूपीएससी की है तो इनके एक्सपेंसेस आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और अगर स्टेट पीएससी की यहाँ पे बात है तो इनके खर्चे आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 323, तो यहाँ पे दिया गया है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम में ये पूछा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो किसको दिए जाएंगे। तो अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेट पीएससी से जो भी रिलेटेड रिपोर्ट हैं वो दिया जाएगा यहाँ पे गवर्नर को। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड रिपोर्ट है तो वो भी गवर्नर को ही दिया जाएगा। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम मूव करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर। अब ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके लिए अलग से आर्टिकल नहीं है, ये इसी आर्टिकल में आते हैं जहाँ पे यूपीएससी आता है। इसके अलावा कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे भी एक चेयरमैन होंगे एंड अदर मेंबर होंगे, लेकिन ये अदर मेंबर कितने होंगे ये डिटरमाइन किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट पीएससी की। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनके मेंबर एंड चेयरमैन का, तो गवर्नर करेंगे। और इनका जो टेन्योर है इसको आपको याद रखना है कि 6 इयर्स का टेन्योर हो सकता है। इसके अलावा 62 इयर्स ऑफ एज जो भी यहाँ पे पहले हो जाए। यूपीएससी के केस में यहाँ पे 65 था। इसके अलावा आपको ये स्टार मार्क करके याद रखना है कि अगर इनके भी मेंबर को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाएगा, और इनका भी ग्राउंड वही होगा कि मिसबिहेवियर अगर इन्होंने किया है तभी इनको रिमूव किया जा सकता है। और ये मैटर प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके फिर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेंगे। यहाँ पे केवल ये जो टेन्योर है या फिर अपॉइंटमेंट और ये जो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने का काम है ये गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा अगर इनको रिजाइन देना है तो ये गवर्नर को देंगे, और इनका पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो चेयरमैन होंगे वो एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए। इनका भी जो री अपॉइंटमेंट है वो आप यूपीएससी में कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई स्टेट पीएससी के मेंबर है या चेयरमैन है तो उनको यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन किसी और एम्प्लॉयमेंट में इनको नहीं अपॉइंट किया जाएगा।
अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनका भी सेम कंडीशन है। ये जो अदर मेंबर्स हैं इनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूपीएससी में अपॉइंट किया जा सकता है या फिर चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, लेकिन किसी और एम्प्लॉयमेंट में इनको नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द चेयरमैन और ए मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म, यानी कि कोई भी चेयरमैन है, कोई भी मेंबर है तो उनको सेकेंड टर्म के लिए कभी भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इनके पावर्स की बात करें तो इनका पावर यही है कि स्टेट पीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। ये जो फाइनेंस कमीशन होता है ये आता है आर्टिकल 280 में, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, यानी कि ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है इसमें कितने लोग होते हैं, तो यहाँ पे एक तो चेयरमैन होंगे, इसके अलावा 4 अदर मेंबर्स होंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चेयरमैन है एंड 4 अदर मेंबर्स। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और इनका टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, कितना होगा वो डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट दोबारा से किया जा सकता है। और अगर आपसे पूछे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो वित्त आयोग है इसका फंक्शन क्या होता है, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं तो ये रिकमेंडेशंस देते हैं कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं तो वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे एलोकेट किए जाएंगे, कैसे बांटे जाएंगे, कितना शेयर मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें यही रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी ग्रांट या एड वगैरह देना है स्टेट को तो वो भी यहाँ पे यही रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा इनका ये भी फंक्शन है कि जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है इनका जो रिकमेंडेशन होता है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को कितने रिसोर्सेज दिए जाएं, तो ये भी यहाँ पे ये उसके लिए मेजर्स उठाते हैं, यानी जो भी इम्पोर्टेंट मेजर्स होते हैं वो ये बताते हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट इनको फाइनेंस रिलेटेड कोई भी मैटर देते हैं तो उन पे भी ये काम करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन को आप याद रखिए कि सेंटर एंड स्टेट के बीच जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं उनको कैसे एलोकेट करना है वो बताने का काम, वो रिकमेंड करने का काम इन्हीं का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल के बारे में। अब ये जो जीएसटी काउंसिल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2016 का, इसके द्वारा इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। जीएसटी का जो आर्टिकल है वो एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, इसको आप याद रखिएगा। आर्टिकल 279A में इसको ऐड किया गया है। इनके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या होंगी वही चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अगर किसी मिनिस्टर को तो वो भी यहाँ पे होंगे। अगर हम बात करें इसके सेक्रेटरीट की तो वो न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो ये सेंटर और स्टेट को कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे रिकमेंडेशन देते हैं। कौन कौन सा ये रिकमेंडेशन देंगे, तो मान लीजिए सेंटर या स्टेट के द्वारा कोई टैक्स लगाया गया, सेस लगाया गया या फिर सरचार्ज लगाया गया तो वो जीएसटी के साथ मर्ज हो सकता है या नहीं, इस पे ये रिकमेंडेशन देंगे। इसके अलावा जीएसटी में कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना है, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सक्लूड करना है, ये रिकमेंड करने का काम इन्हीं का होता है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा देखी जाती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, यानी NCSC के बारे में। इनका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 338। अब इनका कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोजिशन में यहाँ पे एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे एंड 3 अदर मेंबर होंगे, यानी टोटल यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में। एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। इनके मेंबर्स का या फिर चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा। टेन्योर अगर आपसे पूछा जाए तो 3 इयर्स का इनका टेन्योर होता है। इसके अलावा यही क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा कि पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट, यानी अगर इनका टेन्योर खत्म हो गया तो क्या इनको फिर से अपॉइंट किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर है यस, इनको दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन 2 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इनका फंक्शन होता है कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं,
उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड जो भी कल्चरल इंटरेस्ट है इनके, उनको प्रोटेक्ट करें और सेफ गार्ड करें। ये इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं NCST की, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके लिए आर्टिकल होता है 338A और यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो सेम है। यहाँ पे भी एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे, यानी टोटल 5 लोग यहाँ पे भी होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। 3 इयर्स का इनका भी टेन्योर होता है और इनको भी 2 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता और इनका फंक्शन यही होता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के जो इंटरेस्ट हैं उनको ये प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पे है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। NCBC जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 वाला जो हुआ था, उसी के द्वारा हमारे संविधान में आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया, जिसके द्वारा इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बाकी चीज़ें यहाँ पे भी सेम हैं कि यहाँ पे भी चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे और टेन्योर इनका 3 साल का होगा और एक बार टेन्योर खत्म हो गया तो इनके मेंबर, चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन को 2 टर्म से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इनका फंक्शन क्या होगा, तो बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करेंगे। इनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड जो कल्चरल इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम इनका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पे ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं इनके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन इसको ऐड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 350B, और इनका कंपोजिशन अगर हम देखें तो केवल यहाँ पे एक मेंबर होते हैं। यहाँ पे एक ही पर्सन होंगे, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अपॉइंटमेंट इनका किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन रीजनल ऑफिसेज भी 3 जगह पे है। एक तो है बेलगाम कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आते हैं, तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका पहला फंक्शन होता है टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इनको जो भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है उस मैटर को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of the constitutional and the nationally agreed safeguard for the linguistic minorities। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सेफ गार्ड करने के लिए जो भी चीज़ें हैं उनकी रिपोर्ट को ये बताते हैं प्रेसिडेंट को। टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड थ्रू क्वेश्चनियर्स, विजिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मीटिंग, रिव्यू मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी वहाँ पे कानून बना है, वो सारी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, उनको ये मॉनिटर करते हैं सेमिनार करके, वहाँ पे विजिट करके, क्वेश्चन पूछ के, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा। तो ये सारे इनके काम होते हैं। वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखनी है। एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है और टेन्योर कितना होता है। इतना क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक का आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल इसमें इम्पॉर्टेंट है और इसमें बताया गया है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अपॉइंटमेंट इनका कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ही इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले यहाँ पे हो जाए। अगर कैग को रिज़ाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं।
इसके अलावा इनका रिमूवल कैसे होगा, तो इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है सेम उसी तरीके से कैग का भी रिमूवल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कैग होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनके नाम में ही ऑडिटर लगा हुआ है, तो ये ऑडिट करने का काम करते हैं। क्या ऑडिट करेंगे, तो गवर्नमेंट के जो भी रिसीट्स हैं यानी जो प्राप्तियां हैं और जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्चे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो सारी चीज़ों को ऑडिट करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि फर्स्ट कैग कौन थे, तो वो हो जाएंगे वी नरहरि राव। ये पहले कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे इंडिया के। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है। इसके अलावा इनका जो आर्टिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि कैग के लिए आर्टिकल 148 है। इनकी क्या ड्यूटीज होंगी एंड क्या पावर्स होंगे, वो आर्टिकल 149 में दिया गया है। आर्टिकल 150 में बताया गया है फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यानी यूनियन के और स्टेट का जो अकाउंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो इसमें लिखा गया है। और ये जो ऑडिट करेंगे रिपोर्ट वो किसको देंगे, वो आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है। अगर यूनियन का रिपोर्ट है तो ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। इसके अलावा अगर स्टेट का रिपोर्ट है तो वो सबमिट किया जाएगा गवर्नर को। ये था कैग के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। अब ये जो एडवोकेट होते हैं इनके लिए 3 आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 165 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आर्टिकल 177 एंड आर्टिकल 194। अब यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। टर्म इनका फिक्स नहीं होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। अगर इनको रिजाइन करना है तो किसको करेंगे, जिन्होंने अपॉइंट किया है। अपॉइंट किसने किया, गवर्नर ने। तो अगर इनको रिजाइन करना है तो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिमनरेशन, यानी कि इनको कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पे किया जाएगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। तो कौन इसको डिसाइड करेगा, तो गवर्नर डिसाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे प्राइमरी लॉयर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यानी स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में कोई एडवाइस चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उनकी तरफ से यही जाते हैं। और किसी भी मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट को अगर एडवाइस चाहिए तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है। ये इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल में मेंशन है, लेकिन आर्टिकल 76 ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 88 है इसके बाद, और आर्टिकल 105। लेकिन याद आपको ये रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और इनका जो टर्म है ये फिक्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर इनको रिजाइन करना है तो ये रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रिमनरेशन इनको कितना दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका फंक्शन क्या होता है, तो अभी हमने देखा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कि वो लीगल मैटर्स पे एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइमरी लॉयर होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर पे कोई एडवाइस चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है किसी भी मैटर में, तो ये जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। इसके अलावा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, उसको भी आपको एक बार देखना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो NHRC है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो इसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की कि इसमें कितने लोग होते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, यानी कि एक पर्सन तो ये हो गए। इसके अलावा इसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और 3 अदर मेंबर होते हैं
यानी कि टोटल यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं। इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिया होगा 1 + 4 अदर मेंबर्स। अब ये 1 + 4 अदर मेंबर्स का क्या मतलब है? तो ये जो 1 है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं जो कि रिटायर्ड हों। 4 अदर मेंबर्स में रिटायर्ड चीफ जस्टिस आते हैं हाई कोर्ट के, और 3 अदर मेंबर। तो ये लिखने का तरीका है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने अलग अलग इसको करके लिख दिया है। यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिटायर्ड होने चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड 3 अदर मेंबर्स। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो NHRC था इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा इसके पहले चेयरमैन थे। प्रेजेंट टाइम में NHRC के चेयरमैन है V रामासुब्रमण्यम। टेन्योर की बात करें तो 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगर इनको रिमूव करना है तो कैसे इनको रिमूव किया जाएगा? तो सेम ऐसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे CIC को। CIC क्या होता है इसको अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त हैं ये एक ही चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो लोकपाल होते हैं ये सेंट्रल एंटी करप्शन बॉडी होते हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे होते हैं ये। लोकायुक्त जो होते हैं ये स्टेट लेवल एंटी करप्शन बॉडी है, यानी कि स्टेट में जो एंटी करप्शन बॉडी है वो लोकायुक्त है और सेंट्रल में लोकपाल है। इनका इनैक्टमेंट कब हुआ? तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, जो कि फोर्स में आया था 2014 में। तो इसी के द्वारा इस बॉडी को क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लोकपाल होते हैं इसमें कितने लोग होते हैं। तो लोकपाल में एक तो होंगे चेयरमैन, इसके अलावा 8 अदर मेंबर्स होते हैं। अब ये जो 8 अदर मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर यहाँ पे जुडिशियल से रिलेटेड होते हैं और 4 मेंबर्स नॉन जुडिशियल होते हैं। टोटल यहाँ पे 9 मेंबर्स होते हैं। इनका टेन्योर होता है 5 इयर्स या फिर 70 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो लोकपाल एंड लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। तो एक कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन पे ही ये इनको अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है कि फर्स्ट लोकपाल कौन थे, तो वो हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष। इसके अलावा महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट था जिन्होंने लोकायुक्त को इंट्रोड्यूस कर दिया था 1971 में, और वो फोर्स में आ गया था 1972 में। यानी ये जो एक्ट आया था ना, इसके आने के पहले ही महाराष्ट्र ने पहला लोकायुक्त इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने स्टेट में। इसके अलावा ओडिशा फर्स्ट स्टेट बना था इंडिया में जिन्होंने लोकायुक्त एक्ट को पास किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है नीति आयोग। इसको हमने पढ़ा था, जो इकोनॉमिक्स का 5 ईयर प्लान था वहाँ पे आई थिंक हमने इसको कवर किया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग को कब बनाया गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसने रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। इनके कंपोजिशन यानी कि संगठन की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। CEO होते हैं और वाइस यहाँ पे चेयरमैन होते हैं। तो ये कंपोजिशन है, 3 यहाँ पे मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में, उसी के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, इन्हीं को CIC कहा हमने। यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे, और जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी को तो किसी न किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही करेंगे। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज इनका टेन्योर होता है। अगर हम बात करें रिमूवल की, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा इनको हटाया जाएगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके इनको एडवाइस करेगा तब ये हटाएंगे। ये था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हायर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। अब आप ये भी सोचेंगे कि इसको क्यों बनाया गया, तो इनका एम होता है कि ये गवर्नमेंटल करप्शन को देखते हैं
इसको स्टैचुरी स्टेटस मिला था 2003 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो सांथनम कमेटी बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर, यानी कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसकी रोकथाम कैसे करे, इसी पे बनाई गई थी सांथनम कमेटी और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। अगर यहाँ पे हम कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, इसके अलावा 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते, यानी टोटल यहाँ पे 3 लोग ही हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा अगेन एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट किया जाता है। और उस कमेटी में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये 3 लोगों की एक कमेटी होती है और ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, तब जाके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इनका टेन्योर ध्यान में रखना है, जनरली 5 ईयर्स हम देखते हैं, लेकिन इनका टेन्योर 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक का होता है। लास्ट में यहाँ पे है सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको एस्टैब्लिश कब किया गया, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में और इनको भी कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। तो जो सांथनम कमेटी थी ना प्रिवेंशन ऑन करप्शन पे, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे सीबीआई को भी एस्टैब्लिश किया गया था। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको पावर कहाँ से मिलती है, तो इनको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1964 से। तो ये है सीबीआई के बारे में। ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे भी हमने यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की हैं, इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से फोकस के साथ वीडियो को देखना है और समझना है। इसका पीडीएफ वाइट बैकग्राउंड पे मैंने बनाया है ताकि इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जो ब्लैक वाली पीपीटी होती है ना, तो उसका प्रिंट नहीं निकलता, इसी वजह से मैंने इसको वाइट बैकग्राउंड पे बनाया है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होगा। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।